नमस्ते दोस्तों। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन का लूनर मॉड्यूल चांद पर उतरा। उसमें अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रैंग और बज एल्ड्रिन थे। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रैंग ने दरवाजा खोलने की कोशिश की ताकि वो चांद पर उतर सकें। इस दरवाजे को खोलना आसान नहीं था क्योंकि अंदर का दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इसे सफलतापूर्वक खोल दिया। फिर उन्होंने अपने भारी स्पेस सूट में चांद पर उतरने की कोशिश की। बाहर निकलने की जगह बहुत बड़ी नहीं थी, तो गलती से वो ऊपर की तरफ टकरा गए और लूनर मॉड्यूल का एक टुकड़ा टूट गया। उनमें से कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था क्योंकि हवा की कमी थी, आवाज नहीं पहुंच रही थी। उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन यह टूटी हुई चीज बहुत जरूरी थी। यह असेंट इंजन आर्मिंग स्विच था। बिना इस स्विच के उनका लूनर मॉड्यूल फिर से उड़ान नहीं भर सकता था और उन्हें पृथ्वी पर वापस नहीं लौटना था। इस बारे में अनजान नील आर्मस्ट्रैंग बाहर निकले और चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। वह चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। एक छोटा कदम इंसान के लिए, एक बड़ा कदम मानवता के लिए। लेकिन क्या यह सच में हुआ? आज 50 साल से ज्यादा समय बाद कई लोग इस बात पर विश्वास करने से इनकार करते हैं कि इंसान चांद पर गए थे। लोग अपनी ही थ्योरी बना लेते हैं कि पूरा अपोलो 11 मिशन अमेरिका द्वारा एक मजाक था। उनका कहना है कि उन्होंने सारे दृश्य धरती पर फिल्माए और दुनिया से झूठ बोला। बिना हवा के झंडा कैसे लहराता है, इसका क्या मतलब है? इसकी सच्चाई क्या है? चलो आज के वीडियो में इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपोलो 11 मिशन की असली वजह एक युद्ध थी, खासकर ठंडी जंग। यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ी गई थी। दोनों देशों के बीच एक अंतरिक्ष दौड़ चल रही थी। 1957 में सोवियत संघ ने पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया। इसका नाम स्पुतनिक रखा गया और यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु था। अमेरिकी सरकार यह देखकर चौंक गई कि सोवियत पहले आगे बढ़ रहे हैं। कुछ महीनों बाद 1958 में अमेरिका ने अपना सैटेलाइट भी लॉन्च किया, लेकिन 3 साल बाद 1961 में अमेरिका को एक और झटका लगा। सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान बना। सोवियत ने फिर से अमेरिका को हरा दिया। एक हफ्ते बाद उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपराष्ट्रपति को 20 अप्रैल 1961 की तारीख में एक पत्र लिखा। उन्होंने उपराष्ट्रपति से पूछा कि वे सोवियत संघ को कैसे हरा सकते हैं। अंतरिक्ष में एक प्रयोगशाला लगाकर या चांद के चारों ओर एक यात्रा करके क्या हम मौजूदा प्रोग्राम पर 24 घंटे काम कर रहे हैं? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? क्या हम अधिकतम प्रयास कर रहे हैं? क्या कोई और स्पेस प्रोग्राम है जिसे जल्दी पूरा किया जा सके और जो नाटकीय परिणाम दे सके और हमें इस दौड़ में बढ़त दिला सके? कुछ दिनों बाद उसे जवाब मिला, क्योंकि उसने जल्दी ही समझ लिया कि अगला बड़ा कदम इंसानों को चांद पर भेजना होगा। 25 मई 1961 को अपने प्रसिद्ध भाषण में उसने दुनिया से वादा किया कि वह दशक के अंत से पहले इंसानों को चांद पर भेजेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने इंसानों को धरती पर सुरक्षित वापस लाने का भी वादा किया। इस दशक के खत्म होने से पहले एक आदमी को चांद पर उतारना और उसे सुरक्षित धरती पर वापस लाना कई लोगों के लिए यह एक अविश्वसनीय घोषणा थी। दोस्तों, सोचिए 1961 की बात है। तब न तो स्मार्टफोन थे, न इंटरनेट और न ही जीपीएस तकनीक। कंप्यूटर इतने धीमे और पुराने थे। ऐसे समय में उसने इंसानों को चांद पर भेजने का वादा किया। इसके लिए अगले 5 सालों में उसने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 7 से 9 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग दी। पूरे स्पेस एजेंसी का ध्यान इस एक मकसद को पूरा करने में लगा हुआ था। कुछ महीनों बाद टेस्ट शुरू हुए। पहले उन रॉकेट्स का टेस्ट हुआ जो धरती से बाहर जाने में इस्तेमाल होने थे। फिर कमांड मॉड्यूल के हीट शील्ड्स का टेस्ट किया गया। ये देखना था कि ये कितनी गर्मी सहन कर पाएंगे। फिर सर्विस मॉड्यूल के प्रोपल्शन सिस्टम का टेस्ट हुआ। 1963 से 1967 के बीच कई बिना आदमी के टेस्ट किए गए। इन टेस्ट्स में रॉकेट्स में कोई इंसान नहीं था। फरवरी 1967 में पहले मैन टेस्ट की योजना बनाई गई। एक टेस्ट जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रॉकेट्स में बैठकर स्पेस में जाएंगे।
यह अपोलो एक मिशन था, लेकिन 27 जनवरी 1967 को धरती पर टेस्ट के दौरान कैबिन में आग लग गई और 3 अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष जाने की तैयारी कर रहे थे, आग में जल गए। इस दर्दनाक घटना के बाद नासा ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उन्होंने आगे की टेस्टिंग जारी रखी। अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 सभी बिना आदमी के मिशन थे। अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 मिशन लॉन्च किया गया और एक बार फिर से इंसानों को अंतरिक्ष भेजने की कोशिश की गई। यह सफल रहा। सिर्फ 2 महीने बाद दिसंबर 1968 में अपोलो 8 मिशन लॉन्च हुआ, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के करीब भेजे गए। 3 महीने बाद मार्च 1969 में अपोलो 9 मिशन लॉन्च हुआ। इसमें चंद्र मॉड्यूल का परीक्षण किया गया, जो स्पेसक्राफ्ट का वो हिस्सा था जो असल में चंद्रमा पर उतरने वाला था। और उसके 2 महीने बाद मई 1969 में अपोलो 10 मिशन हुआ। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अपोलो 11 मिशन में जो कुछ भी करना था, उसका लगभग सब कुछ प्रैक्टिस करना था, बस चंद्रमा पर असल में उतरना छोड़कर। देखिए एनएसए कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक के बाद एक मिशन लॉन्च हो रहे थे। हर 2 से 3 महीने में अगली चीज का टेस्ट करने के लिए नया मिशन, रॉकेट्स का टेस्ट, स्पेसक्राफ्ट, चांद पर जाना, और इन सभी टेस्ट के बाद आखिरकार 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च हुआ। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री थे। 38 साल के कमांडर नील आर्मस्ट्रैंग, जिन्होंने इस मिशन की अगुवाई की, कमांड मॉड्यूल के पायलट माइकल कॉलिंस और चंद्रमा मॉड्यूल के पायलट एडविन बज ओल्ड्रिन। ये 3 नाम इतिहास के पन्नों पर लिखे गए हैं। नील आर्मस्ट्रैंग और बज ओल्ड्रिन ऐसे मशहूर नाम हैं जिन्हें आज हर कोई जानता है, लेकिन माइकल कॉलिंस इतना पॉपुलर नहीं है। इसका कारण बहुत दिलचस्प है, मैं आपको इस वीडियो में बाद में बताऊंगा। इस अपोलो 11 मिशन के अंतरिक्ष यान में 3 मुख्य भाग थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और चंद्रमा मॉड्यूल। पहले 2 को मिलाकर CSM कहा जाता है, कमांड और सर्विस मॉड्यूल। इनका लक्ष्य चंद्रमा मॉड्यूल को अलग करना और उसे चंद्रमा पर उतारना था, और वापस आने के लिए लूनर मॉड्यूल को फिर से लॉन्च करना होगा और इसे CSM से जोड़ा जाना होगा, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर लौटने में मदद मिल सके। इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए एक सैटर्न V5 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाना था। लॉन्च से पहले रॉकेट में 10 लाख गैलन केरोसिन, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन भरा गया था। इस रॉकेट का वजन 30 मिलियन किलोग्राम था। इसकी मदद से अंतरिक्ष यान धरती की कक्षा में पहुंचा। कक्षा में पहुंचने में 10 मिनट से भी कम समय लगा। फिर उन्होंने धरती के चारों ओर लगभग 1.5 चक्कर लगाए। इसके बाद उन्हें मिशन कंट्रोल से अनुमति दी गई, जो कि जमीन पर था। उन्होंने ट्रांस लूनर इंजेक्शन शुरू करने की अनुमति दी, यानी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर चांद की कक्षा की ओर ले जाना। पृथ्वी की कक्षा छोड़ने के लिए सैटर्न Y5 रॉकेट का उपयोग किया गया। यह रॉकेट का तीसरा चरण था। ये सब घटनाएं लॉन्च के 5 घंटे के भीतर हुई, लेकिन चांद तक पहुंचने में कई दिन लगे। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में बैठे रहे, खाए, सोए और अपने चारों ओर की तस्वीरें ली। 19 जुलाई 1969, लगभग 4 लाख किलोमीटर की यात्रा के बाद अपोलो 11 अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में पहुंच गया। यहां इसे 2 हिस्सों में बांटना था। कमांड और सर्विस मॉड्यूल लूनर मॉड्यूल से अलग हो गया। माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल में थे। इस हिस्से का नाम कोलंबिया रखा गया और लूनर मॉड्यूल को ईगल कहा गया। नील आर्मस्ट्रैंग और बेज ओल्ड्रिन इसमें थे। बात यह है कि कमांड और सर्विस मॉड्यूल को चांद की कक्षा में रहना था। केवल लूनर मॉड्यूल चांद पर उतरने वाला था। इसका मतलब था कि केवल आर्मस्ट्रॉन्ग और ओल्ड्रिन को चांद पर कदम रखने का मौका मिला और माइकल कॉलिंस को नहीं। शायद यही वजह है कि ज्यादा लोग माइकल कॉलिंस को नहीं जानते। हालांकि वह अपोलो मिशन का हिस्सा थे, लेकिन वह चांद पर नहीं गए। फिर भी माइकल कॉलिंस का इस मिशन में हिस्सा शायद सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि लूनर मॉड्यूल को CSM से फिर से जोड़ा जाना था। माइकल कॉलिंस के बिना आर्मस्ट्रॉन्ग और ओल्ड्रिन सुरक्षित वापस नहीं आ सकते थे। रात करीब 8 बजे लूनर मॉड्यूल चांद पर उतरने वाला था।
बिल्कुल 8:10 पर शाम को अलार्म बजने लगे। 1201 और 1202 के अलार्म। 1201, 1201, रोजर 1201 अलार्म। न तो आर्मस्ट्रैंग और न ही ऑल्ड्रिन को इस अलार्म का मतलब पता था। उन्होंने मिशन कंट्रोल से पूछा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। मिशन कंट्रोल ने कहा कि इसे नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। हम तैयार हैं। उसी तरह हम तैयार हैं। बाद में उन्हें पता चला कि 1202 एक चेतावनी थी। अपोलो के गाइडेंस कंप्यूटर का प्रोसेसिंग सिस्टम ओवरलोड हो गया था, लेकिन शुक्र है कंप्यूटर इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जरूरी प्रोग्राम जो मिशन के लिए महत्वपूर्ण थे वो चलते रहे। भले ही ओवरलोड होने के बावजूद ये चलता रहा। कंप्यूटर में ऑटोमेटिक लैंडिंग का प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया था। यह खुद ब खुद लूनर मॉड्यूल को चांद की सतह पर उतार देता, लेकिन 150 मीटर की ऊंचाई पर नील आर्मस्ट्रैंग ने नियंत्रण संभाल लिया। उन्होंने देखा कि लूनर मॉड्यूल उस जगह लैंड करने जा रहा है जहां बड़े बड़े चट्टानें बिखरी हुई थीं। फिर लैंडिंग स्पॉट बदल दिया गया और उन्होंने पहले से तय लैंडिंग स्पॉट से 4 मील दूर एक दूसरी जगह पर लैंड करने का फैसला किया। रात के 8:16 पर बज ओल्ड्रिन ने फ्यूल इंडिकेटर चेक किया। बस 5% ईंधन बचा था। 100 फीट, 3 1 आधा नीचे, 9 आगे, 5%। ठीक है। ईंधन के कम स्तर को देखकर मिशन कंट्रोल ने काउंटडाउन शुरू कर दिया। यह काउंटडाउन तय करने के लिए था कि उन्हें लैंड करना चाहिए या मिशन को अबॉर्ट करना चाहिए। अब हम क्रिटिकल ईंधन स्थिति में हैं और इसी वजह से 60 सेकंड का कॉल दिया जाता है, फिर 30 सेकंड का कॉल। आखिरकार सच में आखिरी मिनट में इस काउंटडाउन में सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। नील आर्मस्ट्रैंग ने धरती पर एक रेडियो संदेश भेजा। रोजर, ट्रैंक्विलिटी। ईगल सफलतापूर्वक लैंड हो गया। फिर नील आर्मस्ट्रैंग ने अपना स्पेस सूट पहना, दरवाजा खोला और चांद पर कदम रखा। इस पल को 650 मिलियन लोगों ने टेलीविजन पर देखा। उनके पहले शब्द पूरी दुनिया को दिखाए गए। बज एल्ड्रिन उनके पीछे चांद की सतह पर आए और अगले 2 घंटे और 50 मिनट तक उन्होंने चांद की धूल और चट्टानों के नमूने इकट्ठा किए, तस्वीरें खींची और कई वैज्ञानिक उपकरण भी लगाए थे। हालांकि यह सच है कि शीत युद्ध इस चांद पर लैंडिंग का एक बड़ा कारण था, लेकिन चांद पर लैंडिंग पहले से ही योजना बनाई गई थी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, तो जाहिर है कि वे अपने साथ वैज्ञानिक उपकरण लेकर गए थे। इस मिशन के कई वैज्ञानिक लक्ष्य भी थे। उन्होंने चंद्रमा पर एक टेलीविजन कैमरा लगाया ताकि धरती को सिग्नल भेज सकें। वे अपने साथ एक उपकरण ले गए थे जो चंद्रमा पर पहुंचने वाली सौर हवाओं को माप सके। उन्होंने एक उपकरण भी स्थापित किया जो धरती पर लेजर बीम भेजता था, ताकि लेजर बीम का इस्तेमाल करके धरती और चंद्रमा के बीच की सटीक दूरी का पता लगाया जा सके। उनके पास एक पैसिव सिस्मोमीटर भी था, चांद पर भूकंप मापने के लिए। बेशक इन्हें मून अक्वेक्स कहा जाता है। उन्होंने चांद से 23 किलोग्राम चट्टान और धूल इकट्ठा की और एक अमेरिकी झंडा वहां छोड़ दिया और एक प्लेट पर लिखा था, यहां पृथ्वी के लोग पहले बार चांद पर कदम रखते हैं। जुलाई 1969 ईस्वी। लूनर मॉड्यूल को चांद पर 21 घंटे रहना था। इसके बाद इसे फिर से उड़ान भरनी थी और CSM से जुड़ना था, लेकिन ऊपर जाने के लिए उन्हें प्रोपल्शन की जरूरत थी और इसके लिए एक इंजन की जरूरत थी। आर्मस्ट्रैंग और ऑल्ड्रिन दोनों को इस बारे में पता नहीं था कि इंजन चालू करने वाला स्विच निकल गया जब वो बाहर आ रहे थे। मैंने ये वीडियो की शुरुआत में बताया था। जब वो लूनर मॉड्यूल में लौटे तो उन्हें समझ आया कि क्या हुआ। उन्होंने मिशन कंट्रोल को इस नुकसान के बारे में बताया और स्थिति को सुधारने के लिए एक समाधान की तलाश की। उन्होंने इस समस्या का एक दिलचस्प हल निकाला। अब स्विच असल में क्या होता है? स्विच का काम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करना होता है। बज एल्ड्रिन को समझ आया कि अगर सर्किट टूट गया है तो उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढा जो सर्किट को फिर से पूरा कर सके। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे अपना बॉल पॉइंट पेन नजर आया। उसने उसी बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करके सर्किट को पूरा किया और इंजन को फिर से चालू किया। आखिरकार लूनर मॉड्यूल को CSM से फिर से जोड़ दिया गया और तीनों अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की ओर मोड़ते हैं।
पृथ्वी पर लैंडिंग का प्लान यह था कि कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल अलग होंगे। सर्विस मॉड्यूल फिर पृथ्वी के वायुमंडल के कारण नष्ट हो जाएगा, लेकिन खतरा यह था कि अगर सर्विस मॉड्यूल को गंभीर नुकसान हुआ, इसके चारों ओर मलबा तैर रहा था, वो कमांड मॉड्यूल से टकरा सकता था, जिससे अंदर के अंतरिक्ष यात्रियों की जान जा सकती थी। इससे बचने के लिए नासा ने सर्विस मॉड्यूल में थ्रस्टर्स लगाए ताकि इसे कमांड मॉड्यूल से दूर ले जाया जा सके, ताकि दोनों में टकराव न हो। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौट रहे थे तो उन्हें पता चला कि सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर्स काम नहीं कर रहे थे। तीनों अंतरिक्ष यात्री बस कमांड मॉड्यूल में बैठे रहे और सर्विस मॉड्यूल के चारों ओर टूटते हुए मलबे को देखते रहे। उसके टुकड़े चारों ओर तैर रहे थे। ये एक चमत्कार था कि टूटे हुए टुकड़े कमांड मॉड्यूल पर नहीं गिरे और कमांड मॉड्यूल सुरक्षित रहा। इस मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की जान का खतरा इतना ज्यादा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने एक वैकल्पिक भाषण तैयार किया था अगर अंतरिक्ष यात्री सच में मारे जाते। क्या आप एक वैकल्पिक भाषण की कल्पना कर सकते हैं? उसमें उन्होंने लिखा था, भाग्य ने यह तय किया है कि जो लोग चांद पर शांति से खोज करने गए वे चांद पर शांति से आराम करेंगे। ये बहादुर लोग नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन। जान लो कि उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। ये दोनों आदमी मानवता के सबसे महान लक्ष्य के लिए अपनी जान दे रहे हैं, सत्य और समझ की खोज। लेकिन शुक्र है यह जरूरत नहीं पड़ी। कमांड मॉड्यूल ने सुरक्षित रूप से धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया। पैराशूट खोले गए और यह समुद्र में उतर गया। तीनों अंतरिक्ष यात्री जिंदा और सुरक्षित थे। इन यात्रियों को फिर समुद्र से बचाव जहाजों द्वारा निकाला गया। यह वाकई एक चमत्कार था कि वे जिंदा लौट सके। ऐसा नहीं था कि मिशन बिल्कुल योजना के अनुसार हुआ। उन्हें लगभग हर कदम पर समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने समस्याओं को सफलतापूर्वक हल किया और वे जिंदा लौट सके। यह जानना दिलचस्प है कि लौटने के बाद तीनों अंतरिक्ष यात्री 2 हफ्तों के लिए क्वारंटाइन में रहे। उन्हें दूसरी इंसानों के साथ संपर्क में आने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनके पास किसी तरह के पैथोजन होने का खतरा था। वायरस या बैक्टीरिया जो उन्हें चांद पर मिल सकते थे, जो धरती पर तबाही मचा सकते थे। किसी को भी यकीन नहीं था, लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपोलो 11 का चांद पर उतरना दुनिया भर के अखबारों की सबसे बड़ी खबर थी। अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी का वादा था कि दशक के अंत से पहले इंसान चांद पर कदम रखेगा, और यह नासा की वजह से संभव हुआ। 1969 में लोगों के पास चांद पर इंसान के पहले कदम को सवाल करने का कोई खास कारण नहीं था। आखिरकार यह उपलब्धि तकनीकी श्रेष्ठता का जश्न थी। अमेरिका ने आखिरकार स्पेस रेस जीत ली। क्या यह बहुत संदिग्ध नहीं है कि 1770 में खत्म होने वाला यह दशक उससे 1 साल पहले 1969 में अमेरिका चांद तक पहुंच गया? यह नहीं हो सकता कि ठंडी जंग में बढ़त पाने के लिए अमेरिका ने एक नकली चंद्रमा पर लैंडिंग ऑपरेशन की योजना बनाई, है ना? कि उनकी असली चंद्रमा पर लैंडिंग मिशन फेल हो गई और उन्होंने ये नकली मिशन दुनिया के सामने दिखाने के लिए प्लान किया। दोस्तों, ये चंद्रमा पर लैंडिंग से जुड़ी कई साजिशों में से बस एक उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि इन साजिशों के सिद्धांतों को कई बार गलत साबित किया जा चुका है। अगर ये अमेरिका की तरफ से दुनिया को बेवकूफ बनाने का एक नकली प्रयास होता तो सोवियत कभी इसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन ग्रेट सोवियत एनसाइक्लोपीडिया में, जो 2770 से 2779 के बीच प्रकाशित हुई थी, इसकी तीसरी संस्करण में इस चंद्रमा पर लैंडिंग को कई बार सच बताया गया है। सोवियत लेखों में यहां तक लिखा गया है कि अपोलो लैंडिंग अंतरिक्ष युग की तीसरी ऐतिहासिक घटना थी। पहली थी स्पुतनिक का लॉन्च 1957 में, दूसरी थी यूरी गागरिन की उड़ान 1961 में, और तीसरी थी चंद्रमा पर लैंडिंग। सोवियत संघ ने वास्तव में इसे स्वीकार किया था। लेकिन फिर झंडे का क्या? जो झंडा चंद्रमा पर लगाया गया था वो क्यों लहराता हुआ दिख रहा था? चांद पर हवा नहीं है। इसके पीछे एक साधा सा कारण है दोस्तों। जो झंडा आर्मस्ट्रांग और ओल्ड्रिन चांद पर लेकर गए थे वो एक खास तरीके से डिजाइन किया गया था। आम झंडों में एक लंबी खड़ी डंडी होती है, लेकिन इसमें एक क्षैतिज डंडी भी थी।
झंडे के बिल्कुल ऊपर, ताकि झंडा हमेशा खुला रहे, क्योंकि नासा में काम कर रहे सभी लोगों को पता था कि अगर चांद पर झंडा लगाया गया तो हवा न होने की वजह से वो लहराएगा नहीं। इसीलिए उन्होंने तय किया कि ऊपर एक क्षैतिज डंडी जोड़ दें ताकि झंडा हमेशा अच्छे से दिख सके। लेकिन इस अपोलो 11 मिशन में इस हॉरिजॉन्टल रॉड को बढ़ाने में कुछ समस्याएं थीं, इसलिए इसे अंत तक नहीं बढ़ाया जा सका। इससे जो तरंगें बनी वो हम देख रहे हैं। झंडे में लहरें थीं। इसी वजह से लोग सोचते हैं कि झंडा लहराता है, लेकिन असल में झंडा लहराता नहीं है। आप झंडा लहराते हुए सिर्फ उन्हीं वीडियो में देख सकते हैं जहां अंतरिक्ष यात्री इसे पकड़कर हिला रहे हैं। इसका कारण यह है कि झंडे में लगे एल्यूमिनियम रॉड स्प्रिंग की तरह काम कर रहे थे, इसलिए झंडा थोड़ी देर के लिए हिलता था और फिर स्थिर हो जाता था। तीसरी सबसे लोकप्रिय थ्योरी यह है कि आर्मस्ट्रैंग और ओल्ड्रिन द्वारा खींची गई तस्वीरों में तारे नहीं दिख रहे हैं। इसका जवाब बहुत ही साधारण है। चंद्रमा पर लैंडिंग दिन में हुई थी। उस समय सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़ रही थी और अंतरिक्ष यात्रियों के पहने हुए सफेद स्पेस सूट भी बहुत ही परावर्तक थे। उस समय के कैमरों में इतनी रेजोल्यूशन नहीं थी कि वे परावर्तन के पार देख सकें। आज भी किसी भी फोन के कैमरे से रात में तस्वीर लेने की कोशिश करो, अगर फ्लैश ऑन है तो तुम्हें बैकग्राउंड में तारे नहीं दिखेंगे। एक और थ्योरी छायाओं के बारे में है। छायाओं के कोणों में इनकंसिस्टेंसीज के बारे में। लोग कहते हैं कि चूंकि यह एक हॉलीवुड फिल्म की तरह था, इसलिए वहां सिर्फ एक ही रोशनी का स्रोत नहीं था। इसी वजह से छायाएं इधर उधर जा रही थीं, लेकिन असली में सूरज ही रोशनी का एकमात्र स्रोत नहीं था। चांद की सतह भी एक सहायक रोशनी का स्रोत बन रही थी, क्योंकि वह बहुत सारी रोशनी को परावर्तित कर रहा था। इसी वजह से रोशनी हर दिशा में बिखर गई और छायाएं काफी अजीब थीं। एक और सवाल उठता है कि नील आर्मस्ट्रैंग द्वारा खींची गई बज एल्ड्रिन की फोटो में आर्मस्ट्रैंग की परछाई तो दिखती है, लेकिन उनके हाथ में एक कैमरा भी है। यह कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कैमरा अपने हाथ में नहीं पकड़ा हुआ था, बल्कि वो उनके सूट पर लगाया गया था और वो वहीं से उसे कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन फिर नील आर्मस्ट्रैंग के लूनर मॉड्यूल से उतरते वक्त की फोटो किसने ली? इसका भी एक साधारण जवाब है। लूनर मॉड्यूल पर कई कैमरे लगे हुए थे। लेकिन इन बेकार की थ्योरीज से आगे बढ़ते हैं। अगर हम असली आलोचना की बात करें दोस्तों, तो सब लोग चंद्रमा पर उतरने की तारीफ नहीं कर रहे थे। नासा के काम को सराहा नहीं जा रहा था। बहुत से लोगों ने चंद्रमा पर उतरने के बाद नासा और अमेरिकी सरकार की कड़ी आलोचना की। लोग तो चंद्रमा पर उतरने से पहले ही इसकी आलोचना कर रहे थे। जनवरी 1962 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें बताया गया था कि चंद्रमा पर जाने के लिए जो पैसे खर्च किए जा रहे थे, उससे कम से कम 120 हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय बनाए जा सकते थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इतना पैसा चंद्रमा पर जाने में खर्च करना चाहिए, या फिर क्या हर अमेरिकी राज्य में एक हार्वर्ड साइज का यूनिवर्सिटी खोला जाए? क्या उस पैसे को खर्च करने के और बेहतर तरीके नहीं थे? दरअसल आलोचना का मुख्य बिंदु यह था कि देश में टांटास समस्याएं थीं, शिक्षा, आय असमानता, और उस समय अमेरिका वियतनाम युद्ध के परिणाम भुगत रहा था। तो फिर इस पर इतना पैसा क्यों बर्बाद किया गया? लेकिन सच में चंद्रमा पर जाने के कई छिपे हुए फायदे थे, जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, जैसे कि कंप्यूटर चिप्स में प्रगति। 1962 में माइक्रोचिप्स के आविष्कार को 3 साल हो चुके थे और IBM ने तय किया कि 1960 के दशक की शुरुआत में वे अपने कंप्यूटरों में ये चिप्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसमें पैकेज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट है। इस पैकेज के अंदर एक सिलिकॉन की चिप होती है जो कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और डायोड्स का इलेक्ट्रिकल समकक्ष प्रदान करती है। सभी आपस में जुड़े होते हैं ताकि आवश्यक कार्य कर सकें। लेकिन जब नासा ने इंटीग्रेटेड सर्किट खरीदने के लिए इतने सारे ऑर्डर दिए, तो IBM ने इस पर काम करना शुरू किया और भारी मांग के कारण इसके दाम अगले 5 साल में 90% से ज्यादा गिर गए। और इसलिए नासा ने यह टेस्ट किया कि क्या हम कंप्यूटर पर भरोसा कर सकते हैं इंसानी जिंदगियों की सुरक्षा के लिए। अगर अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं,
तो जाहिर है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन कंप्यूटर चिप्स पर भरोसा कर सकते हैं। इस चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद तकनीक ने तेजी से तरक्की की। फिर भी अपोलो 11 मिशन के सिर्फ 3 साल बाद दिसंबर 1972 में आखिरी चंद्रमा मिशन अपोलो 17 हुआ। तब से दोस्तों लगभग 50 साल हो गए हैं। इन 50 सालों में कोई और इंसान चंद्रमा पर नहीं गया। शायद यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अपोलो कार्यक्रम कितना महंगा था। 4 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स, वैज्ञानिक और तकनीशियन इस पर काम कर चुके थे और उस वक्त की कुल लागत 24 अरब डॉलर थी। आज के हिसाब से यह लागत 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। शुरू में इसे सिर्फ पत्रकारों ने आलोचना की थी, लेकिन 1972 तक आम आदमी की नासा और चंद्रमा के प्रति दीवानगी खत्म हो गई थी। जैसे जैसे वियतनाम युद्ध चलता रहा, नागरिकों की समस्याएं बढ़ने लगीं। हजारों प्रदर्शनकारी वियतनाम युद्ध के खिलाफ देश की राजधानी में एक बड़े प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने स्पेस प्रोग्राम को पैसे की बर्बादी समझा। हालांकि नासा के पास अपोलो 20 तक के मिशनों की योजना थी, लेकिन राजनेताओं को नागरिकों की बात सुननी पड़ी और अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर खर्च हो रहे पैसे में कटौती करनी पड़ी। दिसंबर 2017 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह फंडिंग बढ़ाएंगे ताकि इंसानों को 2024 तक चांद पर वापस भेजा जा सके। 1792 के बाद पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर लौटाना दीर्घकालिक खोज और उपयोग के लिए इस बार। लेकिन बाद में उन्होंने अपना बयान बदल दिया और कहा कि नासा को चांद की बजाय मंगल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन 50 साल बाद अब नासा ने फिर से चांद पर लोगों को भेजने की योजना बनाई है। उनका नया आर्टेमिस प्रोग्राम है। वो बिना पायलट वाले रॉकेट्स के साथ टेस्टिंग शुरू करेंगे, लेकिन नासा का प्लान है कि 2025 से 2026 तक वो चांद पर पहली महिला को भेजेंगे। इसके बाद वो चांद पर पहली रंगीन शख्सियत को भी भेजने की योजना बना रहे हैं। एक बात तो पक्की है, इस दशक के खत्म होने से पहले हम इंसानों को फिर से चांद पर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके और भी स्पेस से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में कई ऐसे दिलचस्प टॉपिक्स शामिल हैं। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।